बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी को शुरू करते हुए आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि चैनल नावल्स दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। नावल्स देवता, किस्त नंबर 29। क्या तुमने इसे अच्छी तरह देख लिया है? मैंने इस बात में सर हिलाया। जी हाँ। क्या तुम इसकी बू सूंघ कर इसका पीछा कर सकोगे? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। मैं इस सिलसिले में एक अहम बात कहना चाहता हूँ। इसके जिस्म की बू के साथ एक और मुस्तकिल बू गिडमिड हो गई है। वो कैसी बू है? एक अफसर ने पूछा। मैंने इस बू का तज्जिया किया है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो फिल्म नेगेटिव या पॉजिटिव की बू है और बराबर इसके जिस्म से खारिज हो रही है। तमाम अफसरान चूक कर एक दूसरे को देखने लगे। एक अफसर ने अपनी जगह से उठकर मुस्तरबाना अंदाज में कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या वो कैदी कोई फिल्म निगल कर बैठा हुआ है? मैंने कहा, अगर वो कोई फिल्म निगल जाता तो वो पेट में पहुंच जाती, लेकिन इसके जबड़े के करीब से फिल्म की महक खारिज हो रही है। 2 घंटे बाद मुझे फिर तलब किया गया। इस बार अफसरों का रवैया बदल गया था। इन्होंने मुझे अपने बराबर सोफे पर बिठाया। एक मुलाजिम ने नाश्ते की ट्राली लाकर मेरे सामने खड़ी कर दी। इस वक्त मुझे याद आया कि मैं सुबह से भूखा हूँ, यानी मुझे दुश्मन समझकर भूखा रखा गया था और अब दोस्त समझकर खातर मदारत की जा रही थी। नाश्ते के दौरान इन्होंने मुझे बताया कि बहानी शक्कर का एक्सरे फोटो लिया गया था, जिससे पता चला कि इसने अपने जबड़े के पास 1 इंच लंबी कोई चीज छुपा रखी है। पहले तो इस समझाया गया कि वो चीज निकाल कर इनके हवाले कर दे, मगर वो इनकार करता रहा। आखिर इसे इंजेक्शन के जरिए बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर पहुंचा दिया गया। फिर ऑपरेशन के जरिए वो माइक्रो फिल्म वाला कैप्सूल बरामद कर लिया गया। ये सब कुछ बताने के बाद एक अफसर ने कहा, तुम हैरत अंगेज सलाहियत के मालिक हो। इंसानों की मुख्तलिफ बू को भी पहचानते हो और जिस्म के अंदर छुपी हुई किसी चीज की महक को भी पहचान कर बता देते हो। क्या तुम बू का तजिया करने की मशक करते रहते हो? जी नहीं, मैंने जवाब दिया। ये मेरी पैदाइशी आदत है। ख्वाह जितनी ही किस्म की खुशबू और बदबू आपस में गिडमिड हो जाए, मैं इन्हें अलग अलग पहचान लेता हूँ। फिर वो मुझसे मेरी पिछली जिंदगी और मौजूदा मसरूफियात के मुतालिक बात करते रहे और मैं इन्हें इत्मीनान बख्श जवाब देता रहा। इस दौरान उनके और मेरे दरमियान काफी हद तक बेतकल्फी हो गई। एक अफसर तो दोस्त की हद तक बेतकल्लफ हो गया। वो मेरे साथ शबाना होटल में आया। होटल के अहाते में पिछली रात से मेरी कार खड़ी हुई थी। इस कार में सामी के साथ डिनर के लिए आया था। इसे देखते ही सामी की याद बुरी तरह सताने लगी। इस अफसर ने, जिसका नाम शहबाज खान था, मुझे उदास देखकर पूछा, तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया है? मैंने एक सर्द आह भरकर कहा, सामी याद आ रही है। क्या वही लड़की जो पिछली रात हेलीकॉप्टर के जरिए फरार हो गई है? वो फरार नहीं हुई, दुश्मन इसे जबरन ले गए हैं। बात एक ही है, यानी वो जा चुकी है। जो छोकरी हाथ से निकल गई है, इसका अफसोस न करो। सामी से आगे छोकरियां और भी हैं। बोलो, कितनी छोकरियों की जरूरत है? मेरी जान, आज तुमने वो कारनामा दिखाया है कि क्राइम ब्रांच के किसी रिकॉर्ड में ऐसे कारनामे की मिसाल नहीं मिलती। कमाल है, तुम सूंघने की आदत से एक्सरे मशीन की तरह इंसान के जिस्म के अंदर पहुंच जाते हो। अब मैं तुम्हें आवारा भटकने नहीं दूंगा। तुम्हें काम का आदमी बनाऊंगा। तुम्हें बताऊंगा कि तुम इस सलाहियत से खुद को और अपने मुल्क को किस तरह फायदा पहुंचा सकते हो। क्या तुम हमारे डिपार्टमेंट में काम करना पसंद करोगे? मैंने जवाब दिया, काम करने के 2 मकासद होते हैं।
ایک مقصد یہ ہے کہ کام کا اچھا خاصا معاوضہ حاصل کیا جائے، لیکن خدا کے فضل و کرم سے میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں معاوضہ کے لالچ میں کہیں کام نہیں کروں گا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی اور تحفظ کے لیے کام کیا جائے۔ اس سلسلے میں بھی میں مستقل ملازمت نہیں کروں گا۔ جب بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی میں آپ کے کام آتا رہوں گا۔ یہ تم مجھے آپ کیوں کہتے ہو؟ بھائی یہ تکلف ختم کرو، ہم آپس میں دوست ہیں۔ میں نے بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھی بات ہے، آج سے ہم بے تکلف دوست ہیں۔ اب بتاؤ کہ پھر کب ملاقات ہوگی؟ آج رات کو اسی ہوٹل میں ٹھیک 8 بجے، ڈنر میری طرف سے۔ اوکے۔ میں نے اس سے مصافحہ کیا اور کار کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھتے ہی عقب نما آئینے میں ایک حسینہ نظر آئی۔ وہ ہوٹل کے برآمدے میں کھڑی ہوئی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے شہباز خان سے کہا، شہباز ذرا اس آئینے میں دیکھو، تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ شہباز نے یوں دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھا جیسے واقعی آنکھیں روشن ہو رہی ہوں۔ اس نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا، غضب کی چھوکری ہے، اسے میں کئی بار اس ہوٹل میں دیکھ چکا ہوں۔ یہ جتنی حسین ہے اتنی مغرور بھی ہے، اسے دیکھنا فضول ہے دوست، یہ تمہارے آگے گھاس نہیں ڈالے گی۔ اچھا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ ہاں، اس لیے چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ یہاں تمہارے سونگھنے کی صلاحیت کام نہیں آئے گی۔ یہ درست ہے کہ میری صلاحیت کام نہیں آئے گی، لیکن اپنی شخصیت بھی تو کوئی چیز ہے۔ کیا تم خود کو گلفام سمجھتے ہو؟ میں گلفام تو نہیں ہوں، لیکن ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہوں۔ تم شام تک موقع دو، آج رات یہ ڈنر ٹیبل پر ہمارے ساتھ ہوگی۔ میں کار کو بیک کر کے پارکنگ ایریا سے نکالنے لگا۔ اسی وقت وہ تیزی سے چلتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لفٹ لینا چاہتی ہے۔ مجھے اتنی جلدی کامیابی کی توقع نہیں تھی۔ میں نے کار روک دی اور مسکرا کر شہباز کو دیکھنے لگا۔ شہباز نے فوراً ہی قریب آ کر پوچھا، فرحاد، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پرانی جان پہچان ہے، مجھے بیوقوف بنا رہے تھے۔ مجھے جواب دینے کا موقع نہیں ملا۔ وہ حسینہ بالکل قریب آ کر کہہ رہی تھی، میری گاڑی اچانک خراب ہو گئی ہے، کیا آپ مجھے لفٹ دے سکتے ہیں؟ ضرور، میں نے کہا، آپ کہاں جائیں گی؟ سمن آباد۔ یہ کہہ کر وہ کار کی پچھلی طرف سے گھومتی ہوئی اگلی سیٹ کے دروازے پر آ گئی۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ شہباز کو یقین ہو گیا کہ وہ حسینہ میرے لیے قطعی اجنبی تھی، صرف مجبوری کے تحت لفٹ مانگنے آئی تھی۔ اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، اچھا فرحاد، وش یو گڈ لک۔ میں نے مسکراتے ہوئے کار کو پارکنگ ایریا سے نکالا اور ڈرائیو کرتا ہوا ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر آ گیا۔ اس حسینہ نے مجھ سے لفٹ لی تھی، اب اس سے لفٹ لینے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کی سوچ کے ذریعے اس کے مزاج کو اور اس کے کردار کو سمجھتا۔ یہ سمجھنے کے بعد ہی مجھے پتہ چلتا کہ وہ آج شام کی دعوت قبول کرے گی یا نہیں۔ وہ حسینہ خاموش بیٹھی ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لڑکی کو تنہا پا کر عشق کرنے لگتے ہیں، اس لیے مجھے ذرا انتظار کرنا چاہیے، یہ شخص خود ہی کوئی بات چھیڑ کر مجھ سے لفٹ لینے کی کوشش کرے گا۔ میں نے کنگ اکھیوں سے اس پر ایک نظر ڈالی۔ ایک نظر سے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی حسین لڑکی مجھ سے کیا چاہتی ہے، اور زیادہ دیکھنے سے نیت خراب ہو جاتی تھی۔ اس کا مکھن سے تراشا ہوا چہرہ، پکارنے والے لب، تھوڑی میں خفیف سا گڑھا جیسے وہ تیز و تند مزاج لڑکی کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، اس لیے میں ان کی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکا۔ مجھے کچھ دال میں کالا نظر آیا۔ وجہ یہی تھی کہ ایک مغرور لڑکی
और लिफ्ट देने के लिए तैयार बैठी थी और किसी मकसद के बगैर ये हसीना की चाल हो सकती थी। मैं इसके ख्याल को पढ़ने लगा। वो सोच रही थी, ओ बहुत देर हो गई, ये शख्स मेरी तरफ माइल नहीं हो रहा है, मुझे अपनी कोठी तक पहुंचने से पहले इसे अपनी तरफ माइल करना चाहिए। ये सोचकर वो अपनी सीट पर जरा सीधी होकर बैठ गई। फिर इसने पूछा, क्या ये आपकी कार है? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। वो मुस्कुरा कर बोली, आपके हुलिये से पता नहीं चलता कि आप कार के मालिक हैं। आप बुरा ना मानिएगा, जो बात मेरे दिल में आई थी मैंने कह दी। बुरा मानने की क्या बात है? वाकई मेरा हुलिया ऐसा हुआ है कि पिछली रात से मैं एक परेशानी में मुब्तला था, इसलिए ना शेव करने की फुर्सत थी और ना लिबास तब्दील कर सका। वो सोचने लगी, मालूम होता है कि इंटेलिजेंस वालों ने पिछली रात इसकी ऐसी हजामत की है कि हुलिया बिगाड़ दिया है। मैं इसकी सोच को पढ़कर चौंक गया। वो हसीना जानती थी कि पिछली रात से इंटेलिजेंस वालों के रहमो करम पर था। अब सोचने की बात यह थी कि इसे ये बात कैसे मालूम हुई। क्या बुहानी शक्कर की टीम से इसका कोई ताल्लुक है? मैं इस हसीना से यूं मुताद हो गया जैसे मेरे बराबर में कोई नागन कुंडल मारे बैठी हो और अब तब में मुझे डसने ही वाली हो। वो कहने लगी, मुझे अफसोस है कि आप पिछली रात से परेशान थे। आप बिला तकल्लुफ बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं यहाँ ही रहती हूँ और मैंने आपसे समनाबाद तक लिफ्ट मांगकर आपको मजीद परेशान कर दिया है। जी नहीं, मैंने बेतकल्फी से कहा। आप जैसी हसीन औरत की मौजूदगी में परेशानी नहीं होती बल्कि राहत मिलती है। वो मुस्कुरा कर बोली, अगर मेरे साथ रहने से आपको राहत मिलती है तो फिर आप मेरी कोठी में चलें। मैं तन्हा रहती हूँ, वहाँ आप शेव करें, गुस्ल करें, फिर मैं आपको गर्मा गर्म काफ़ी पिलाऊंगी। आपकी थकन और परेशानी दूर हो जाएगी। मैंने शौकी से कहा, मेरी थकन और परेशानी काफ़ी से नहीं, विस्की से दूर होती है। अच्छी बात है, विस्की भी आ जाएगी। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि वो मुझे अपनी कोठी में ले जाने के लिए मेरी किसी बात से इनकार नहीं करेगी, इसलिए मैंने चालाकी से कहा, ये आपकी अनायत है कि आप विस्की का इंतज़ाम कर देंगी, लेकिन मैं पीने के बाद बहकता हूँ। ऐसी हालत में मुझे सिर्फ रेशमी बाहें संभाल सकती हैं। वो शर्माने की एक्टिंग करने लगी और खामोशी से सोचने लगी, मैं तो तुम्हें ऐसा संभालूंगी कि तुम तमाम उम्र याद करोगे। कमबख्त, मुझे कोई सस्ती लड़की समझ रहा है। वैसे मुझे अब मोहतात रहना चाहिए। ऐसा न हो कि ये कोठी के अंदर पहुंचते ही दस्तदराजी शुरू कर दे। मैं वहां पहुंचते ही इससे कहूंगी कि वो बाथरूम में जाकर शेव बनाए। जब वो बाथरूम में जाएगा तो मैं ड्राइंग रूम में आकर टोनी और अदरीस को फोन पर कॉल करूंगी कि एक काम का आदमी हाथ आया है। वो दोनों यहाँ आकर इसे संभालें। मेरा ख्याल है कि मेरी कॉल सुनते ही वो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। इतनी देर तक मैं इसे बातों से बहलाती रहूंगी। इसके ख्यालात पढ़कर यह मालूम हो गया कि वाकई वो अपनी कोठी में तन्हा रहती है। इसके साथ अभी कोठी के अंदर जाने में कोई खतरा नहीं है। मैं खतरे से पहले ही इससे निमट लूंगा। समनाबाद पहुंचकर वो मुझे बताने लगी कि किन रास्तों से गुजरना है। फिर एक छोटी सी खूबसूरत सी कोठी के सामने इसने कार रुकवा दी। मैं कार से उतरकर कोठी के नंबर को जहन नशीन करता हुआ इसके साथ लॉन में आया। वहां चारों तरफ देखते हुए मैंने कहा, हमारे मुल्क की लड़कियां ऐसी शानदार कोठियों में तन्हा नहीं रहती हैं। इनका कोई सरपरस्त या निगरान जरूर होता है। जी हाँ, मेरे बड़े भाई मेरे सरपरस्त हैं। वो पिंडी में रहते हैं। मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ती हूँ।
वो खामोश होकर अपने भाई के मुतालिक सोचने लगी। भाईजान ने हमारे लिए मुल्क से गद्दारी की, इतनी दौलत भी जमा की और अब न जाने मुताजी और बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जब तक वो कमबख्त भवानी शंकर आजाद नहीं होगा, इस वक्त तक इसके आदमी भाईजान को कैदी बनाकर रखेंगे। इसकी सोच पढ़कर ये दिमाग उलझ गया। इस वक्त वो और इसका भाई मजलूम लग रहा था और भवानी शंकर के आदमियों की कैद में था, और इसकी बहन मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर यहाँ ले आई थी। मुझे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। एक बेडरूम में पहुंचकर इस हसीना ने अपने मंसूबे के मुताबिक कहा, ये बाथरूम है, यहाँ शेव करने और गुस्ल करने का तमाम सामान मौजूद है। आप अंदर जाएं, मैं इतनी देर में आपके लिए विस्की मंगवाती हूँ। जो नशा तुम में है वो विस्की में नहीं हो सकता। अब बाहर कहाँ जाओगी? मैं बेडरूम के दरवाजे को बंद कर देता हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इतनी सस्ती लड़की नहीं हूँ जैसा कि आप समझ रहे हैं। सस्ती हो या महंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं महंगी से महंगी चीज भी खरीद लेता हूँ, लेकिन मैं किसी लड़की की मजबूरियों से फायदा नहीं उठाता। इस वक्त तुम एक मजबूर लड़की हो। अपने भाई को भवानी शंकर के आदमियों से छुड़ाने के लिए मुझे एक नई मुसीबत में गिरफ्तार कराने यहाँ लाई हो। वो शदीद हैरानी से मेरा मुंह तकने लगी और ये सोचकर घबराने लगी कि मैं इसकी असलियत से वाकिफ हो गया हूँ। वो हकला कर कहने लगी, तथा तुम मेरे भाई को जानते हो? भवानी शंकर को जानते हो? हाँ, कल रात तुम इंटेलिजेंस वालों की कैद में थे। भवानी शंकर भी वहाँ कैद है। तुम इससे जरूर मिले होगे। बताओ, खुदा के लिए बताओ, इसे कहाँ कैदी बनाकर रखा गया है? वहाँ कितने पहरेदार हैं? इनके ड्यूटी के औकात क्या हैं? क्या तुम इसे वहाँ से निकाल कर ला सकते हो? हाँ, ला सकता हूँ, और तुम्हारे भाईजान को भी भवानी शंकर के आदमियों से निजात दिला सकता हूँ। वो कैसे? इसने खुश होकर अपने दोनों हाथ मेरे शानों पर रख दिए। इस तरह वो मेरे करीब आ गए। मैंने भी मजीद करीब होकर इससे झूठ कहा। इसने भवानी शंकर की जुबान से सुना था कि एक शख्स को इसके आदमियों ने यरगमाल के तौर पर कैद किया है और इसकी बहन को मजबूर कर रहे हैं कि वो भवानी शंकर को आज़ाद कराने के सिलसिले में एक जसूसा के फराइज अंजाम दे। वो जल्दी से बोली, तुम ठीक कह रहे हो, मैं वही हूँ। मुझे मुखबरी के काम के लिए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे भाईजान की गलती के बायस भवानी शंकर गिरफ्तार हुआ है। तुम्हारे भाईजान का नाम क्या है? अहमद शेख। वो पिंडी में रहते हैं और सेक्रेटेरिएट में एक बहुत बड़े ओहदे पर काम कर रहे थे। अहमद शेख का नाम सुनते ही मेरे तेवर बदल गए। वो तो मेरे मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार था। इसने भवानी शंकर वगैरह को पनाह दी थी। मैंने अपने गुस्से को जब्त करते हुए जरा खुश होकर कहा, अच्छा, तो तुम अहमद शेख की बहन हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अहमद शेख अपना कोई राज मुझसे नहीं छुपाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो दुश्मन मुल्कों के एजेंटों को अपने यहाँ पनाह देता है और उन्हें तकरीब की कार्रवाइयों के लिए हर तरह की सहूलतें पहुँचाता है। अक्सर मामलात में मैं भी अहमद शेख का साथ देता हूँ। इधर पिछले 15 दिनों से इससे मुलाकात नहीं हुई। अब तुमसे पता चल रहा है कि वो तुम्हारा भाई है और इस वक्त इन्हीं लोगों की कैद में है जिन्हें पनाह दिया करता था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भवानी शंकर गलतफहमी का शिकार हो गया है। वो कहता है कि मेरे भाई ने जानबूझकर ऐसी गलती की है जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हो गया है। इस गलती की तलाफी इसी तरह हो सकती है कि मैं इनकी आला कार बन जाऊं। इस सिलसिले में मैं तुम्हें यहाँ फांस कर लाई हूँ। तुमने कैसे समझ लिया था कि मैं तुम्हारे काम का आदमी हूँ? पिछली रात तुम सलमा कादर के साथ
शबाना होटल में आए थे। मैं भवानी शंकर के आदमियों के साथ वहां मौजूद थी। मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हें इंटेलिजेंस का एक आदमी मैनेजर के कमरे में ले गया था। इधर भवानी शंकर के 2 आदमी मेन स्विच ऑफ करने के सलमा कादर को अपने साथ ले गए थे। अभी थोड़ी देर पहले शबाना होटल के पार्किंग एरिया में तुम्हें देखते ही मैंने पहचान लिया। वहां मेरे साथ टोनी खड़ा हुआ था। इसने बताया कि तुम पिछली रात इंटेलिजेंस वालों की हिरासत में थे। हो सकता है कि इन लोगों ने भवानी शंकर की असलियत जानने के लिए तुम्हें इससे मिलाया हो। यही मालूमात हासिल करने में तुम्हें यहाँ लाई हूँ। टोनी ने कहा था कि यहाँ पहुंचकर मैं फोन पर इसे इतला दूं। वो अदरीस के साथ यहाँ आएगा और तुमसे पिछली रात की तमाम बातें उगलवाएगा। लेकिन तुमने तो खुद ही तमाम बातें उगल दी हैं। अब तुम बताओ कि भवानी शंकर की गलत फहमी कैसे दूर करोगे। इसकी गलत फहमी दूर होगी तब ही भाईजान को रिहाई नसीब होगी। तुम्हारे भाईजान वहां से रिहा होकर भी आज़ादी की सांस नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस वाले इन्हें भी तलाश कर रहे होंगे। ये मैं जानती हूँ। भाईजान अब इस मुल्क में नहीं रहेंगे। भवानी शंकर को जब भी फरार होने का मौका मिलेगा वो भाईजान को अपने साथ ले जाएगा और तुम यहाँ तन्हा रहोगी। नहीं, मैं तमाम जायदाद फरोख्त करने के बाद यूके सेटल हो जाऊंगी। मैंने कहा, गद्दारों के लिए हर जगह जमीन तंग हो जाती है। तुम लोग जहां भी जाओगे इस मुल्क के जासूस तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। भवानी शंकर और अहमद शेख तो इसी मुल्क में कुत्ते की मौत मरेंगे। अब तुम बताओ कि तुम कहां मरना पसंद करोगी। वो ताजुब से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपके बदले हुए तेवर से डर लग रहा है। तुम मेरी तरफ देखो। आखिरी फिक्रा मैंने ऐसे तहकमाना अंदाज में अदा किया कि इसका सर एक झटके से उठ गया। इसने मुझे देखा। इस वक्त मेरी आंखें अंगारा हो रही थी और इसकी निगाहों को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। वो बिल्कुल साकत हो गई, सहरज़दा सी होकर मुझे देखने लगी। मैं इसके दिमाग में झांक कर देखा। अब वो सिर्फ मेरी शख्सियत के बारे में सोच रही थी। इसकी नजरें कितनी जालिम हैं, तेज खंजर की तरह दिल में उतर रही हैं। हाय, इसकी नजरें कितनी मेहरबान हैं। मेरे सोचने का अंदाज से यही लग रहा है अब मैं इसके मुतल्लिक ना सोचूं तो और किसके मुतल्लिक सोचूं। अब तो हर तरफ सिर्फ यही नजर आ रहा है। ये दुरुस्त है। मेरी आंखों की गिरफ्त में आने के बाद मैं ही उसे नजर आ रहा था। मैंने भारी भरकम सी आवाज में कहा, तुम्हारे सामने इस दुनिया का कोई नजारा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी निगाहों में मैं हूं। हाँ, सिर्फ तुम ही मेरी निगाहों में हो। तुम्हारे दिमाग से तमाम सोचें मिटती जा रही हैं। सिर्फ यही सोच है। हाँ, सिर्फ तुम्हारी सोच है। तुम्हारे कान इस दुनिया की कोई आवाज नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हैं। हाँ, सिर्फ तुम्हारी आवाज सुन रहे हैं। अब तुम मेरी महकूम हो, मेरे हुक्म की तामील करती रहोगी। मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करती रहूंगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा गद्दार भाई इन दुश्मनों के हाथों मारा जाए जिन्हें वो पनाह देता रहा है। तुम क्या चाहती हो? मैं वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। अच्छी बात है। आप ये बताओ कि भवानी शंकर की टीम में टोनी क्या रोल अदा कर रहा है? वो दरमियान का आदमी है। मेरा पैगाम भाईजान तक पहुंचाता है और भाईजान का पैगाम मेरे पास लाता है। इसके अलावा भवानी शंकर को आज़ाद करवाने की कोशिशें करता रहता है। अच्छा, अब टेलीफोन के पास चलो और टोनी को कॉल करो। वो सहरज़दा सी होकर ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगी। मैं इसके साथ चल रहा था। वो पलकें नहीं झपक रही थी, यक टक सामने देखती हुई चल रही थी।
میں نے اس سے کہا، ٹونی سے رابطہ قائم ہونے کے بعد جو باتیں تمہارے دماغ میں آتی ہیں وہی کہتی جانا۔ کیا تمہیں ٹونی کا فون نمبر یاد ہے؟ نہیں، ابھی میرے دماغ سے سب کچھ مٹ گیا ہے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ صوفے پر بیٹھ جاؤ اور ٹونی کا فون نمبر یاد کرو۔ اب سے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے اس نے تمہیں کس نمبر پر کال کرنے کے لیے کہا تھا؟ وہ ٹیلی فون کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی، چند لمحوں تک سوچتی رہی، پھر ریسیور اٹھا کر ٹونی سے رابطہ قائم کرنے لگی۔ اب میں اس کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی سوچ میں بولتا رہوں اور وہی باتیں وہ ٹونی سے فون پر بولتی رہے۔ اسی لیے میں نے اس سے کہا تھا کہ جو باتیں تمہارے دماغ میں آتی رہیں وہی بولتی چلی جاؤ۔ رابطہ قائم ہو گیا۔ دوسری طرف سے ٹونی کی آواز سنائی دی، ہیلو۔ جواب میں وہ بولی، ہیلو، میں روزینہ بول رہی ہوں، تم ٹونی ہو نا؟ ہاں میں ٹونی ہوں، کیا اس آدمی کو کوٹھی میں لے آئی ہو؟ میں نے روزینہ کی سوچ میں کہا، ہاں وہ شخص میرے بیڈ روم میں ہے، لیکن تم ادریس کے ساتھ یہاں نہ آنا، میں اپنے طور پر ایک گیم کھیل رہی ہوں۔ کیسا گیم؟ ٹونی نے پوچھا۔ روزینہ پھر میری سوچ کے مطابق کہنے لگی، یہ شخص جو میرے بیڈ روم میں ہے میرے بہت کام کا آدمی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ بھوانی شنکر اس وقت کہاں ہے۔ کہاں ہے؟ ٹونی کی جوشیلی اور جذباتی آواز سنائی دی۔ روزینہ بتاؤ، ہمارا لیڈر کہاں ہے؟ زیادہ تفصیل میں نہ جاؤ، وقت برباد نہ کرو، فوراً بتاؤ۔ سوری، میں فوراً ہی نہیں بتا سکتی، پہلے میری ایک شرط سن لو۔ میں اپنے بھائی احمد شیخ کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہوش میں ہو تو ہو؟ تم اب تک اپنے بھائی جان کی خاطر جان دینے کے لیے تیار تھی، ان کے لیے تم ہمارے ہر حکم پر عمل کر رہی تھی، اب اچانک ہی تم بھائی کے خلاف کیسے ہو گئی؟ ایسی کیا بات ہے کہ تم اس کی دشمن بن گئی ہو؟ پہلے میں نادان تھی، میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بھائی جان مر جائیں گے تو ان کی تمام جائیداد میرے حصے میں آ جائے گی۔ اب مجھے عقل آ گئی ہے۔ تمہیں عقل نہیں آئی ہے، بلکہ تمہاری ہی کھوپڑی الٹ گئی ہے۔ ہم نے مسلطن احمد شیخ کو قیدی بنا رکھا ہے، لیکن ہم اس کی جان کے دشمن نہیں ہیں، وہ ہمارے بہت کام کا آدمی ہے۔ تم یہ خیال دل سے نکال دو کہ ہم کسی مجبوری کے تحت اس کی جان لے سکتے ہیں۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ تم اپنے بھائی سے غداری کر رہی ہو۔ جب بھائی جان کو اپنے ملک سے غداری کرتے شرم نہیں آتی تو مجھے ان سے غداری کرتے ہوئے کیوں شرم آئے گی؟ تم فضول باتوں میں خود ہی وقت ضائع کر رہے ہو۔ کام کی بات کرو۔ بھوانی شنکر تک پہنچنا چاہتے ہو تو بھائی جان کو میری کوٹھی میں لے آؤ اور یہاں میری نگاہوں کے سامنے انہیں اذیتیں دے کر مارو۔ تم اچھی طرح سوچ لو کہ تم لوگوں کی نظروں میں بھوانی شنکر کی زندگی کی زیادہ اہمیت ہے یا احمد شیخ کی؟ ٹونی نے جواب دیا، اپنے فرائض کے پیش نظر ہمارے لیڈر کی زندگی اہم ہے۔ تم جانتی ہو کہ اس ملک کے کتنے اہم راز لیڈر کے پاس محفوظ ہیں۔ ہم ہر حال میں یہی چاہیں گے کہ لیڈر ان رازوں کے ساتھ صحیح سلامت نکل جائے۔ ٹونی وغیرہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے لیڈر کا آپریشن کر کے وہ تمام راز نکال لیے گئے ہیں۔ میں نے مسکرا کر روزینہ کی سوچ میں کہا، تو پھر تمہیں یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی جان مر جائے اور بھوانی شنکر صحیح سلامت یہاں سے چلا جائے۔ ٹونی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہم کیسے یقین کریں کہ احمد شیخ کے مرنے کے بعد تم بھوانی شنکر تک ہماری صحیح رہنمائی کرو گی؟ یہ تو میں نے ابھی تمہیں بتائے دیتی ہوں، بھوانی شنکر اس وقت پولیس اسپتال کے اسپیشل وارڈ کے کمرہ نمبر 10 میں ہے۔ تم میری اس اطلاع کی تصدیق کر لو، ویسے وہاں سخت پہرا ہے، وہاں سنبھل کر جانا۔ تم میری فکر نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ پر کیسے بھروسہ کر لیا؟ اگر میں بھوانی شنکر تک پہنچنے کے بعد تمہارے بھائی کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کروں
तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? टोनी, इसने भवानी शंकर के मुतल्लिक सिर्फ इतना बताया है कि वो अस्पताल में है, लेकिन मैंने वहाँ पहरा देने वालों की एक ज़बरदस्त कमज़ोरी नहीं बताई है। अगर वो कमज़ोरी मैं तुम्हें बता दूँ तो तुम बड़ी आसानी से अपने लीडर को वहाँ से निकाल लाओगे। क्या तुम सच कह रही हो? अस्पताल जाओ, मेरी सच्चाई का सबूत मिल जाएगा। अच्छी बात है, अभी मैं दोबारा तुम्हें फ़ोन करूँगा। दूसरी तरफ इसने रिसीवर रख दिया। मैंने रोजीना से कहा कि जब तक मैं इसे मुखातब ना करूं वो खामोश बैठी रहे। वो चुपचाप बैठी सामने दीवार की तरफ देखती रही। मैं एक सोफे पर आराम से बैठकर टोनी के ख्यालात पढ़ने लगा। वो सोच रहा था, रोजीना के बेडरूम में जो शख्स है, इसी ने रोजीना को भवानी शंकर के मुतालिक बताया है, लेकिन इसे कैसे मालूम हुआ कि हमारा लीडर अस्पताल में है? हाँ, इसे मालूम हो सकता है क्योंकि वो भी इंटेलिजेंस वालों की कैद में था। शायद हमारा लीडर बीमार है, इसने इस बीमार को देखा होगा। शायद इसके सामने इसे अस्पताल ले गए होंगे और इस शख्स ने पहरा देने वालों की किसी खास कमजोरी को खास तौर से नोट किया होगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, रोजीना और इस अजनबी पर भरोसा करना होगा और इन पर कड़ी नजर रखना होगी। अगर इन्होंने धोखा दिया तो मैं रोजीना के बेडरूम को टाइम बम से उड़ा दूंगा। वो अपने आशिक के साथ इस ख्वाबगाह में हमेशा की नींद सो जाएगी। ये सोचकर इसने आवाज दी, यूसुफ, यहाँ आओ। चंद लम्हे के बाद यूसुफ की आवाज सुनाई दी। टोनी उसे हदायत देने लगा कि वो एक टाइम बम लेकर रोजीना की कोठी में जाए और इस टाइम बम को कोठी में काम करने वाली मुलाजमा के हवाले कर दे। मुलाजमा किसी काम के बहाने जाएगी और रोजीना के पलंग के नीचे छुपा देगी, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब इस कोठी में या कोठी के आसपास रोजीना और इस अजनबी के अलावा कोई तीसरा शख्स या कोई पुलिस का आदमी पाया जाएगा। यानी टोनी का मंसूबा यह था कि अगर मैं इस कोठी में रोजीना के साथ तन्हा रहूंगा तो इनके लिए खतरा नहीं होगा। वो और अदरीस मुझसे निमट लेंगे। अगर कोई पुलिस का आदमी हुआ और इनके लिए कोई लंबा जाल फैलाया गया तो वो टाइम बम के जरिए मुझे और रोजीना को खत्म कर देंगे, और अगर मेरी तरफ से कोई धोखा ना हुआ तो वो रोजीना की शर्त के मुताबिक अहमद शेख को मार डालेंगे और आइंदा मुझसे दोस्ती कायम रखेंगे। मैं टोनी की तमाम प्लानिंग को अच्छी तरह पढ़ रहा था और सोच रहा था कि मुझे किस तरह अपना बचाव करना चाहिए। आधे घंटे बाद टोनी का एक आदमी अस्पताल से वापसी टोनी के पास पहुंचा और इस इत्तला की तस्दीक कर दी कि इंटेलिजेंस वालों का एक कैदी कमरा नंबर 10 में है और इसका नाम महमूद हसन है। टोनी को यकीन हो गया क्योंकि भवानी शंकर ने इस मुल्क में आकर अपना नाम महमूद हसन रख लिया था। ये नाम सुनते ही वो समझ गया कि इसका लीडर अस्पताल के कमरा नंबर 10 में है। अब वो बेचैनी से सोच रहा था कि वो किस तरह जल्द से जल्द अपने लीडर को अस्पताल से निकाल कर ला सकता है। यूसुफ नाम के जिस आदमी को इसने टाइम बम देकर इस कोठी में भेजा था, इसने वो टाइम बम सर्वेंट क्वार्टर में जाकर मुलाजमा को दे दिया था और टोनी को जाकर रिपोर्ट दी थी कि कोठी के आसपास कोई पुलिस का आदमी नहीं है। मुलाजमा भी एक कोठी के अंदर आकर ये देख चुकी थी कि वहां सिर्फ इसकी मालकन एक अजनबी के साथ सोफे पर बैठी हुई है और कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं है। अब टोनी हर तरह से मुतमिन होकर हमारी तरफ आ रहा था। मैंने रोजीना से कहा, तुम पलके नहीं झपक रही हो, तुम्हें पलके झपकाना चाहिए। वो मुसलसल पलकें झपकाने लगी। मैंने कहा, इस तरह नहीं, ठहर ठहर कर। आम हालात में जिस तरह वक्फे से पलकें जब झपकाई जाती हैं, इसी तरह
वक्फे का ख्याल रखो ताकि कोई ये ना समझ सके कि तुम सहर ज़दा हो या तुम पर तनवीह अमल किया गया है। वो नहायत इत्मीनान से ठहर ठहर कर पलकें झपकाने लगी। मैंने कहा, मैं जो कुछ पूछूंगा तुम सही जवाब दोगी, मैं सही जवाब दूंगी। अब से पहले तुम्हारी जिंदगी में कितने मर्द आ चुके हैं? एक भी नहीं। मैं किसी मर्द से शिकस्त नहीं खाना चाहती। ये सोचकर मेरे गुरूर को ठेस पहुंचती है कि कोई मुझे ज़ेर करेगा। वो दुरुस्त कह रही थी। मामूला बनकर मुझसे झूठ नहीं बोल सकती थी। महज अपने गुरूर की खातिर वो अब तक बाल बाल कुंवारी थी। मैंने एक उंगली से ठोड़ी को छूकर इसके सर को उठाया। मेरी महकूम थी, मेरी शख्सियत के सामने अपने गुरूर को भूल गई थी। मैंने कहा, अपने जहन को आज़ाद छोड़ दो और आज़ादी से सोचो कि तुम क्या महसूस कर रही हो। वो मेरे हुक्म के मुताबिक अमल करती हुई सोच रही थी। हाँ, मैं नहीं चाहती कि ये आईनी बाजू मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर बेबस कर दे, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं बाजुओं की गिरफ्त से निकलने की जदोजहद करूं। उफ, मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहती कि एक मर्द इस तरह मुझ पर हावी हो जाए। हाय, मेरा गुरूर क्या हुआ? नहीं, असल बात यह है कि जिस बात का तजर्बा ना हो इसके लिए खामखा गुरूर नहीं करना चाहिए। जैसे मैं नहीं जानती थी कि यूं सांसों की आंधियां चलती हैं और बदन की हरारत अंगड़ाइयां लेती हैं, निगाहों के सामने से दुनिया मिट जाती है तो मेरी आंखों में होता है, मैं तेरी आंखों में होती हूँ और रेशमी दरवाजे खुलती चली जाती हूँ। वो सोच रही थी, अगरचे अपने लिबास में एक बंद कली की तरह थी, अगर ख्यालों के तिलिस्म कदे में अपने वजूद के कितने ही दरवाजे खोल रही थी। मैं इससे आगे ना बढ़ सका क्योंकि इसी वक्त कोठी के बाहर एक कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, शायद टोनी आ गया है। मुझे अफसोस है कि तुम ख्यालों के तिलिस्म कदे में ज्यादा देर ना रह सकी। कोई बात नहीं, इन लोगों से निमट कर मैं तुम्हें फिर इसी जहान की सैर कराऊंगा। मेरी बात खत्म होते ही दो शख्स ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। मैंने सोच के जरिए रोजीना को हुक्म दिया, आने वालों से मेरा तारुफ कराओ। रोजीना उठकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ इशारा करती हुई टोनी से बोली, टोनी, ये मेरे फ्रेंड हैं, इनका नाम। मैंने सोच के जरिए बताया कि मेरा नाम फरहाद है। वो कहने लगी, इनका नाम फरहाद है और फरहाद ये टोनी है और ये अदरीस है। इन दोनों ने मुझसे मुसाफा किया। टोनी ने कहा, मिस्टर फरहाद, तुम पर एतमाद करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम इस कोठी की तलाशी लें। बेशक, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मेरा जवाब सुनकर वो दोनों मुख्तलिफ कमरों में ये देखने चले गए कि शायद वहाँ कोई मेरा मददगार छुपा हुआ हो। वापस आकर टोनी ने हैरत से कहा, ताजुब है, तुम यहाँ बिल्कुल तन्हा हो। क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि हम तुम्हें तन्हा पाकर अपनी ताकत से या रिवॉल्वर वगैरह के जरिए तुम्हें बेबस कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया, मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है कि इसके सामने तुम सब बेबस हो, और वो ताकत है मेरी मालूमात। मैं अपनी मालूमात के जरिए तुम्हारे लीडर को अस्पताल से निकाल कर ला सकता हूँ। तुम इसे कब तक वहां से ला सकते हो? मैंने कहा, अभी वो सख्त बीमार और जख्मी है। अगर तुम लोग किसी आरामदेह गाड़ी का इंतजाम करोगे तो आज रात ही हम इसे ले आएंगे। हम इंतजाम करेंगे, मगर इस बात की क्या जमानत है कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे? मैं अपनी सच्चाई का यकीन नहीं दिला सकता, इसलिए मैं यही कहूँगा कि फिलहाल मुझ पर अंधा इत्माद न करो। दूर ही दूर से तमाशा देखो मैं किस तरह तुम्हारे लीडर को अस्पताल से लेकर
आऊंगा। मेरे साथ तुम्हारा सिर्फ एक ड्राइवर होगा। तुम जहां कहोगे मैं तुम्हारे लीडर को पहुंचा दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैं भी तुम्हारे लीडर के साथ सरहद पार करना चाहता हूँ। तुम सरहद पार क्यों जाना चाहते हो? इस मुल्क को छोड़ने की कुछ ऐसी वजूहात हैं मैं भी नहीं बता सकता, और तुम पूछकर क्या करोगे? तुम सिर्फ अपने मकसद पर नजर रखो। अच्छी बात है, तुम्हारी शर्त पूरी कर दी जाएगी। तुम महज वादा करते हो। अभी तुमने रोजीना से वादा किया था कि अहमद शेख को यहाँ लाओगे और इसे तड़पा तड़पा कर मारोगे। हम अभी अपना वादा पूरा कर सकते हैं, लेकिन अहमद शेख को यहाँ अजीतें दी जाएंगी तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा। इसकी चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले वाले जमा हो जाएंगे और इस तरह हम कानूनी गिरफ्त में आ जाएंगे। वो दुरुस्त कह रहा था। मैं सोचने लगा। इसने कहा, हमने अहमद शेख को जहां कैद किया है वहीं इसे हलाक कर सकते हैं। हम कैसे यकीन करें कि तुम सचमुच उसे हलाक करोगे? फिर ये कि रोजीना अपने भाई को अज़ीतें बर्दाश्त करते और तड़पते देखना चाहती है या सुनना चाहती है? हाँ, एक तदबीर है। तुम जहां इसे हलाक करना चाहते हो, क्या वहां टेलीफोन है? हाँ, टेलीफोन है, मगर इससे क्या होगा? मैंने जवाब दिया, इस टेलीफोन के जरिए रोजीना अपने भाई की चीखें सुन सकती है। तुम वहां पहुंचकर इस फोन नंबर पर रिंग करो। यहाँ रोजीना रिसीवर उठाएगी। इसी वक्त तुम अहमद शेख की हजामत शुरू कर देना। टोनी ने कुछ हैरानी और कुछ बेजारी से पूछा। मेरी समझ में नहीं आता कि रोजीना ऐसा क्यों चाहती है। क्यों रोजीना, तुम खामोश क्यों हो? मैं फौरन ही रोजीना के दिमाग में बोलने लगा। वो जुबान से वो बातें कहने लगी। भाईजान को तड़प तड़प कर मरते देखकर मुझे सुकून मिलेगा। अगर ये नज़ारा ना देख सकी तो कोई बात नहीं, कम से कम इनकी आखिरी चीखें तो सुन सकूंगी। वैसे तुम इस सिलसिले में बहस क्यों करते हो? फरहाद के मशवरे के मुताबिक तुम्हें सिर्फ अपने मकसद पर नजर रखनी चाहिए। अच्छी बात है, टोनी ने इदरीस के साथ बाहर जाते हुए कहा। मैं भी तुम्हारे भाई के पास पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा। वो दोनों बाहर चले गए। मैंने कहा, आओ अब हम ख्वाबगाह में चलें। मैंने एक हाथ में टेलीफोन उठा लिया। फिर हम जवानी के नशे में डगमगाते हुए ख्वाबगाह में आ गए। वो बिस्तर के सिरे पर बैठ गई। मैं टेलीफोन को सराहने के मेज पर रख कर लेट गया। इसके बाद टोनी के ख्यालात पढ़ने लगा। रोजीना से पहले जरूरी था कि मैं दुश्मनों की भी खबर रखता और इनकी हरकतों को समझता रहता। फिर यह भी जरूरी था कि मैं इस अड्डे से वाकिफ हो जाता जहां अहमद शेख को छुपा कर रखा गया था। इस वक्त टोनी इदरीस से कह रहा था, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये हम फरहाद पर भरोसा कर सकते हैं? इदरीस ने जवाब दिया, फरहाद ने अस्पताल तक सही रहनुमाई की है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि किसी हद तक इस पर भरोसा करना चाहिए। लीडर को अस्पताल से लाते वक्त हम फरहाद के साथ नहीं रहेंगे। इससे कहा जाएगा कि वो फलां जगह लीडर को पहुंचा दे। इस वक्त तक हम इसकी निगरानी करते रहेंगे। जब यकीन हो जाएगा कि वो बिल्कुल तन्हा है, पुलिस वाले इसके साथ नहीं हैं और वो हमें धोखा नहीं दे रहा है, तो फिर हम इसे सरहद पार करने के सही मुकाम तक ले जाएंगे। यही मैं भी सोच रहा हूँ। अब अहमद शेख का मसला रह गया है। हम लीडर की इजाजत के बगैर अहमद शेख को हलाक नहीं कर सकेंगे। मैं जानता हूँ अहमद शेख इतने काम का आदमी है कि लीडर इससे नाराज होने के बावजूद इसे हलाक करने की इजाजत नहीं देगा। फिर क्या होगा? रोजीना की शर्त कैसे पूरी होगी? नहायत आसानी से। हम अहमद शेख को तमाम हालात से बेखबर कर देंगे और इससे कहेंगे कि वो फोन के रिसीवर के सामने बैठकर इतने दर्द और करब से चीखता रहे जैसे सचमुच इसकी जान निकल रही हो। आज शाम तक रोजीना और फरहाद को किसी तरह बहला कर रखना होगा।
और ये यकीन दिलाना होगा कि अहमद शेख मारा जा चुका है। हम किसी शख्स को हलाक करके इसका चेहरा बिगाड़ देंगे, इसे अहमद शेख के कपड़े पहना देंगे और इस लाश को रोजीना तक पहुंचा देंगे। मैं खामोशी से बिस्तर पर लेटा हुआ इनके मंसूबों को पढ़ रहा था। मेरे बिस्तर पर एक नोखेज कली खिलने के लिए बेताब बैठी थी, मगर इसे छोड़ने का मौका नहीं मिल रहा था। रोजीना तफरीह का सामान बनकर आई थी, साथ में हंगामे लाई थी, लिहाजा पहले हंगामों से निपटना जरूरी था। इनकी धांधली और धोखेबाजी का इल्म होते ही मैं इदरीस के जहन को पढ़ने लगा, क्योंकि इस वक्त वो कार ड्राइव करता हुआ टोनी को इसी अड्डे की तरफ ले जा रहा था जहां अहमद शेख को छुपाया गया था। अब मैं इस जगह का सही से मालूम करना चाहता था। मेरे ख्याल ख्वानी के इल्म को समझने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के उन हिस्सों को समझा जाए जिन्हें शऊर, लाशऊर और तहते शऊर कहते हैं। जब हम पैदल चलते हैं या कार ड्राइव करते हैं तो इस वक्त कभी शऊरी या लाशऊरी तौर पर हमारी रफ्तार या ड्राइविंग दिमाग के कंट्रोल में होती है। अपने हम सफ़र से बातें करते रहते हैं, लेकिन दिमाग चुपके चुपके कहता रहता है कि हम रोड से गुजर रहे हैं, अब मुल्तान रोड पर मुड़ रहे हैं, आगे जाकर फलां जगह की तरफ घूम जाना है। मुख्तसर ये कि दिमाग रहनुमाई करता रहता है। इसी तरह ये दिमाग कह रहा था कि वो किन रास्तों से गुजरता हुआ शादरा की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर बाद इसने एक वीरान से मकान के सामने कार रोक दी। मैंने इसकी सोच के जरिए इस मकान का मुकम्मल पता मालूम कर लिया। इसके बाद मैंने शहबाज खान से सोच का राब्ता कायम किया। इस वक्त वो दफ्तर में बैठा हुआ मेरे ही मुतल्लिक एक अफसर से गुफ्तगू कर रहा था और मेरी तारीफ में ज़मीनों आसमान के कलाबे मिला रहा था। मैंने फ़ोन का रिसीवर उठाकर इसके फ़ोन के नंबर डायल किए। राब्ता कायम होते ही मैंने कहा, हेलो शहबाज, मेरी आवाज़ पहचानो। इसने खुश होकर चीखते हुए कहा, अरे फरहाद, मैं तो सोए हुए भी तुम्हारी आवाज़ पहचान सकता हूँ। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं समनाबाद में हूँ। मेरे पहलू में वही हसीना है जिसके लिए तुमने मुझे चैलेंज किया था। क्या वाकई? उसने हैरानी से पूछा। यार, तुम इतनी जल्दी कामयाब कैसे हो गए? कोई तिलिस्मी जड़ी बूटी सुंघा दी है क्या? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, मगर अब तुम काम की बात सुनो। तुम्हारे पास वतन के दुश्मनों की जो फहरिस्त है, क्या उसमें अहमद शेख का नाम है? हाँ, वो तो सरे फहरिस्त है। वो पिंडी का रहने वाला है। कुछ दिनों पहले सेक्रेटेरिएट में एक आला ओहदे पर था, मगर अब कानून से छुपता फिर रहा है। क्या तुम इसके मुतालिक कुछ जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ इस वक्त वो कहाँ छुपा हुआ है, और इसके साथ दुश्मन मुल्क के चंद जासूस भी हैं। शहबाज की बेचैनी बढ़ गई। वो फर्ज शनास अफसर तमाम रोमांस को एकदम भूल गया। इसने कहा, फरहाद, वक्त ज़ाया ना करो, जल्दी बताओ वो तमाम दुश्मन कहाँ छुपे हुए हैं। मैं इसे उस मकान का मुकम्मल पता बताने लगा। इसे ये भी बता दिया कि बहुत ही मोहतात होकर इस मकान का मुहासरा किया जाए, क्योंकि वो लोग भी मसल्ला होंगे। हो सकता है कि वो मुकाबले पर उतर आए। मेरी बातें सुनने के बाद शहबाज ने इस फोन का नंबर मुझसे ले लिया, जो इस वक्त रोजीना के बेडरूम में रखा हुआ था। इसने कहा कि इस मकान पर रेड करने के बाद वो मुझसे दोबारा राब्ता कायम करेगा। मैंने रिसीवर रख दिया। अब मुझे ये मालूम करना था कि शहबाज से बातें करने के दौरान टोनी ने मुझे फ़ोन पर कॉल किया था या नहीं। ये मालूम करने के लिए मैं टोनी के दिमाग में झांकने लगा। इस वक्त वो अहमद शेख से कह रहा था, शेख, अच्छी तरह समझ लो, तुम्हें इस तरह चीखना चिल्लाना होगा जैसे तुम्हें ज़बह किया जा रहा हो। फरहाद और रोजीना को इस बात का शुबा ना हो कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। अहमद शेख का जवाब टोनी के दिमाग से नशर होने लगा। वो कह रहा था,
तुम फिक्र न करो टोनी, मेरी एक्टिंग पर उन्हें शुबा नहीं होगा। वैसे मुझे अब यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी बहन मेरी जान की दुश्मन बन गई है। टोनी ने कहा, दौलत और जायदाद के लिए बेटा बाप का गला काटता है और भाई भाई का खून करता है। तुम्हारी लाडली बहन भी यही कर रही है। यकीन करना चाहते हो तो रिसीवर उठाकर इसे कॉल करो, अभी पता चल जाएगा। यूं भी मैं अभी इसे कॉल करने वाला हूँ। तुम इससे बातें करो। जब वो कहेगी कि वाकई तुम्हें तड़पते और मरते देखना चाहती है तो इसी वक्त हम ड्रामा शुरू कर देंगे। अच्छी बात है। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। इसने अपने करीब रखे हुए फोन की जानब देखा। चंद लम्हे बाद फोन की घंटी बजने लगी। मैंने रोजीना से कहा, तुम्हारे भाई का फोन है, रिसीवर उठाकर हेलो कहो। उसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से अहमद शेख की आवाज आई। वो रोजीना को लाडली बहन कहकर मुखातब कर रहा था। मैंने रोजीना की सोच में कहा, खबरदार, मुझे बहन न कहना। मेरे वतन का दुश्मन मेरा भाई नहीं हो सकता। मैं तुम पर थूकती हूँ। आख थू। रोजीना मेरी सोच के मुताबिक कहती जा रही थी। मेरी सोच के मुताबिक ही इसने थूक दिया था। इस पर अहमद शेख जुलाकर गालियां देने लगा। मैंने ख्याल की स्क्रीन पर देखा। टोनी ने अहमद शेख से रिसीवर छीन लिया था। वो कह रहा था, रोजीना, मैं तुम्हारे भाई को इन गालियों का मजा चखाता हूँ। अब तुम अपने रिसीवर से इसकी चीखों पुकार सुनती रहो। ये कहते ही एक चटख की आवाज सुनाई दी, जैसे टोनी ने तमाचा मारा हो। अहमद शेख चीखने लगा। मैं समझ गया था कि वो तमाचा नहीं है। दो हाथ से इस तरह ताली बजाई गई थी कि फोन पर तमाचे की आवाज मालूम हो। मैंने रोजीना के हाथ से रिसीवर लेकर मेज पर रख दिया। रिसीवर से अहमद शेख चीख रहा था, हाय मैं मर गया। इसकी गैरत मर रही थी। पहली बार इसकी गैरत उस वक्त मर गई थी जब वो गद्दार बनकर अपने मुल्क के अहम राज बेच रहा था। दूसरी बार इसकी गैरत यूं मरी रही थी कि इसकी बहन अपने जिस्म को सस्ता कर रही थी। मैंने बहन का लफ्ज गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि माँ, बहन, बेटी सब ही की होती है। अमीर हो या गरीब, दोस्त हो या दुश्मन, सब ही की इज्जत होती है। लेकिन रोजीना किसी की बहन नहीं हो सकती थी, क्योंकि कोई मुहिब्बे वतन ऐसी औरत को बहन नहीं कहेगा जो अपने भाई के शाना बिशाना अपने वतन से दुश्मनी कर रही हो। इसलिए मैं इससे दुश्मनी कर रहा था। इसी वक्त मेज पर रखे हुए रिसीवर से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि शहबाज खान ने रेड किया है। शायद किसी को गोली लगी थी। रिसीवर के करीब ही किसी की चीख सुनाई दी। रोजीना के हलक से भी एक चीख निकली। दरपे फायरिंग से हमारी ख्वाबगाह यूं गूंज रही थी जैसे इसी ख्वाबगाह में फायरिंग हो रही हो। रोजीना पर किसी ने फायरिंग नहीं की थी, किसी ने उसे ज़बा नहीं किया था, मगर इसने नजरें झुका ली। एक मगरूर लड़की ने हथियार डाल दिए थे। तुम आंखें बंद कर लो, आधे घंटे के बाद बेदार हो जाना। इसने हुक्म के मुताबिक आंखें बंद कर ली। इस वक्त रिसीवर से भी फायरिंग की आवाजें नहीं आ रही थी। मैंने रिसीवर को क्रैडल पर रख दिया, फिर अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चला गया। आधे घंटे बाद मैं शेव करके और गुस्ल करके ताज़ा दम हो गया। बाथरूम से निकलकर बेडरूम में आया। रोजीना बेदार हो गई थी और मुलाजमा को बुलाकर पूछ रही थी कि मैं कहाँ चला गया हूँ। कमरे में आकर कहा, मैं यहाँ हूँ। मेरी आवाज़ सुनते ही इसने जल्दी से चादर को उठाकर अपने जिस्म को ढांप लिया। इस वक्त वो दोरे मिजाज की लड़की थी। तन्वी अमल के दौरान इस पर जो कुछ गुजरी थी वो इसे याद था और इन रंगीन यादों से महजूज हो रही थी, मगर तन्वी अमल से ज़ाद होकर फिर इसका गुरूर मजबूर कर रहा था कि इसे किसी मर्द से मुतासर नहीं होना चाहिए। वो कश्मकश में मुब्तला थी,
میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور ملازمہ کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا تھا کہ اس کے پاس ایک عدد ٹائم بم ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اس وقت وہ بستر کے نیچے وہی ٹائم بم رکھنے آئی ہو۔ اس نے جھکی نظروں سے محسوس کر لیا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ گھوم کر خوابگاہ سے باہر جانے لگی۔ میں نے روزینہ کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا غرور ٹوٹ چکا ہے، اب تم لباس پہنو یا نہ پہنو، چادر میں خود کو چھپاؤ یا نہ چھپاؤ، تم ننگی ہو اور ننگی رہو گی۔ میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنی توہین کے احساس سے سرخ ہو گئی۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس سے منہ پھیر کر بیڈ روم کے باہر آ گیا۔ ملازمہ کوٹھی کے باہر جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے جاتے ہوئے اس کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ یوسف کے متعلق سوچ رہی تھی، وہی یوسف جو ٹونی کا اعلی کار تھا اور ملازمہ کے پاس ٹائم بم لے کر آیا تھا۔ ملازمہ کی سوچ کے مطابق یوسف کوٹھی کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا، یوسف میری کار کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ ملازمہ اس کے قریب پہنچ رہی تھی۔ یوسف مجھے دیکھتے ہی پلٹ کر جانے لگا۔ میں نے اسے آواز دی، یوسف رک جاؤ، بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے للکارتے ہی وہ بھاگنے لگا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، حد تیری کی، میرے پاؤں کانپ رہے ہیں، دائیں سے بائیں لڑکھڑا رہے ہیں۔ وہ دوڑتے وقت اپنے دماغ کے تابع تھا، اس لیے جب دماغ نے کہا کہ وہ لڑکھڑا رہا ہے تو وہ فوراً ہی لڑکھڑا کر گر پڑا۔ میں نے دوڑ کر اس کی گردن پکڑ لی اور کہا، اٹھو، کوٹھی میں واپس چلو۔ وہ گھبرا کر بولا، نہیں، میں کوٹھی کے اندر نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا، کیسے نہیں جاؤ گے؟ تمہارا باپ بھی جائے گا۔ میں اسے کھینچ کر لے جانے لگا۔ ملازمہ نے میرے راستے میں آ کر مجھے کہا، چھوڑ دے بابو، یہ میرا مرد ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ بم میں ابھی بستر کے نیچے رکھ کر آئی ہوں، تو مجھے پکڑ لے۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس وقت مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اگر میں بیڈ روم میں ملازمہ کے خیال کو پڑھ لیتا تو وہیں سے پتہ چل جاتا کہ روزینہ اس وقت موت کے بستر پر بیٹھی ہے۔ میرے سوچتے ہی سوچتے اچانک اندر یک بارگی زبردست دھماکہ ہوا۔ پتہ نہیں روزینہ کو چیخنے کا موقع بھی ملا تھا یا نہیں۔ دھماکے کی آواز سے میرے ذہن کو بھی جھٹکا پہنچا تھا اور آس پاس کی کوٹھیوں سے بھی عورتوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھی اور عورتیں چیختی ہوئی کوٹھیوں سے باہر آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ میں نے یوسف کو کھینچتے ہوئے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں سے جوتے نہ کھاؤ تو پھر یہاں سے بھاگ چلو، میرے ساتھ کار میں بیٹھو، چلو جلدی کرو۔ میرا دوستانہ رویہ دیکھ کر وہ ملازمہ کے ساتھ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگا۔ میں نے اسے کھینچ کر اگلی سیٹ پر بٹھایا، پھر جلدی سے ڈرائیور سیٹ پر آ کر کار سٹارٹ کی اور تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے دور ہوتا چلا گیا۔ لوگ دھماکے سے اس قدر خوفزدہ ہوئے تھے کہ کوئی اس کوٹھی کے قریب نہیں آیا تھا۔ شاید انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ دھماکہ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے قریب نہ آنے سے مجھے اتنا موقع مل گیا کہ میں نے بہت سے محلے والوں کے سوالوں، ان کی لاتوں اور جوتوں سے خود کو اور ان کو بچا لیا۔ اس علاقے سے دور ہونے کے بعد جب ذرا اطمینان ہوا تو پہلے یہ خیال آیا کہ میں ننگے پاؤں بھاگ کر چلا آیا تھا۔ جوتے پلنگ کے نیچے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی بستر کے ساتھ اڑ گئے ہوں گے، اور اس بستر پر بیٹھی ہوئی روزینہ زندگی کتنی ناپائیدار ہے۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے وہ پارے کی طرح مچل رہی تھی، اس کی ہر ادا بتا رہی تھی، اس کے انداز کی حرارت۔ وہ آئندہ بھی زندہ رہنا چاہتی ہے اور اپنی جوانی سے مجھ جیسوں کو بھی زندہ اور تازہ دم رکھنا چاہتی ہے۔ انسان اپنی آئندہ زندگی کے متعلق بہت دور تک سوچتا ہے،
मगर अगले पल की खबर नहीं होती। एक ठोकर लगती है या धमाका होता है और जिंदगी का शीश महल एक छनाके से टूट जाता है और जवानी की सेज पर फूल की पत्तियां बिखर जाती हैं। मुझे ये सोचकर अजीब सा लग रहा था कि जो हसीना साबत और सालम अभी मेरे हाथ में खेल रही थी, अब इसके बदन के चीतड़े उड़ गए हैं। कुछ सच्चाइयों को आंखों से देखकर भी यकीन करने को जी नहीं चाहता। मैं इसी के मुतालिक सोच में डूबा हुआ था। यूसुफ ने पूछा, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? इसे जवाब देने से पहले ही मंजिल आ गई। आईबी डिपार्टमेंट वालों की इमारत को देखते ही इसने सहम कर कहा, हाँ, आप हमें किस जन्नत में ले आए हैं? मैंने जवाब दिया, तुमने जन्नत में जाने का कोई काम नहीं किया था, इसलिए तुम्हें जहन्नम में ले आया हूँ। कार इमारत के सामने रुक गई। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने और पांव पड़ने लगा। मुलाजमा भी मिन्नतें करने लगी कि इन्हें कानून के हवाले न किया जाए। मैंने यूसुफ के सर पर एक चपत जमा कर कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो, ना तुम्हें माफी मिलेगी ना भागने का मौका मिलेगा। मैं कार से उतरकर इसे खींचता हुआ सब इंस्पेक्टर के कमरे में ले आया। मैंने इससे कहा कि यूसुफ और मुलाजमा को हिरासत में रखे और मुझे अपने किसी अफसर से मिला दे। मैं जानता था कि शहबाज खान अपने मिशन से अभी वापस नहीं आया होगा। अगर वो मौजूद होता तो मेरा नाम सुनते ही भागा चला आता। वहां मेरा नाम तमाम अफसरान की जुबान पर था, क्योंकि मेरी आमद का इत्तला मिलते ही एक अफसर फौरन ही चला आया। इसने गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा, मिस्टर फरहाद, आपकी इत्तला बिल्कुल दुरुस्त थी। अहमद शेख और दूसरे दुश्मन गिरफ्तार हो गए हैं। शहबाज खान ने बड़ी कामयाबी से मुहासरा करके इन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। अब इन्हें लेकर यहाँ पहुँचने ही वाला है। मैंने कहा, चलो अच्छा है, शहबाज से यहीं मुलाकात हो जाएगी। हम बातें करते हुए इस हाल नुमा कमरे में पहुंचे जहां पहले मैं एक मुजरिम की हैसियत से लाया गया था। वहां दूसरे अफसरान जमा हो रहे थे। शहबाज मुजरिमों को लेकर वहां आने ही वाला था। मुझे देखते ही डायरेक्टर जनरल ने अपनी जगह से उठकर मुझसे मुसाफा किया, फिर अपने करीब एक सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए पूछा, फरहाद, तुम्हें अहमद शेख और इसके साथियों के खुफिया अड्डे का इल्म कैसे हो गया? मैंने करीब झुककर आहिस्तगी से कहा, मेरे पास मालूमात का खास जरिया है। इसके मुतल्लिक मैं सिर्फ आपको और शहबाज को तन्हाई में बताऊंगा। मैंने ये बात इसलिए आहिस्तगी से कही कि दूसरे अफसरों को बुरा न लगे। थोड़ी देर बाद शहबाज मुजरिमों को लेकर वहां पहुंच गया। टोनी और इदरीस मुझे अफसरों के दरमियान बैठे देखकर ये ख्याल कायम करने लगे कि मैं भी इंटेलिजेंस का एक अफसर हूँ जो एक लंबा जाल फैलाकर उन्हें यहाँ तक ले आया हूँ। वो मुझे घूर घूर कर खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मैंने अहमद शेख को पहली बार देखा। वो एक अधेड़ उम्र का खबीस था। इसे देखकर इसकी बहन याद आ गई। अगरचे वो भी दुश्मन थी, मगर मुझे इसकी मौत का अफसोस हुआ। बेचारी ने जाते जाते थोड़ी देर के लिए अपनी जवानी का कीमती सरमाया मेरे हवाले किया था। खुदा इसे करवट करवट दोज़ख नसीब करे, आमीन। डायरेक्टर जनरल ने हुक्म दिया कि मुजरिमों को फिलहाल हवालात में रखा जाए। फरहाद से जरूरी गुफ्तगू करने के बाद इन मुजरिमों को दोबारा तलब किया जाएगा। ये कहकर वो मुझे और शहबाज को अपने साथ एक प्राइवेट साउंड प्रूफ कमरे में ले गया। डायरेक्टर जनरल ने एक बड़ी सी मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए कहा, फरहाद, पहले हमें तुम पर एतमाद नहीं था, लेकिन जिस तरह तुमने महमूद हसन के जबड़ों के करीब फिल्म की बू सूंघ ली थी और वहां तक हमारी रहनुमाई की थी, इससे तुम पर एतमाद कायम हो गया। तुम नहीं जानते कि तुमने कितने अहम राजों को दुश्मनों तक जाने से बचा लिया है। फिर अहमद शेख और दूसरे मुजरिम भी तुमने ही गिरफ्तार कराए हैं। हम तुम्हारे इन कारनामों को भुला नहीं सकते। हम ये नहीं चाहते कि आइंदा किसी महरले पर हमारे दिल में तुम्हारी तरफ से कोई बदगुमानी
पैदा हो। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के सामने पूरी सच्चाई से आएं और कोई झूठ ऐसा ना बोलें जो बाद में तलखियां पैदा करे। मैंने एक आरामदेह कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जी हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब हमारे दरमियान कोई पर्दा ना रहे। पहले मैंने ये ज़ाहिर किया था कि मुझ में सूंघने की सलाहियत है। इस सलाहियत की बदौलत मैंने सामी को ले जाने वाले दुश्मनों का पीछा किया और महमूद हसन कैदी के जबड़े के पास छुपी हुई माइक्रो फिल्म का पता चला लिया। मगर हकीकत यह है कि मेरे पास सूंघने की सलाहियत नहीं है। तो फिर डायरेक्टर जनरल और शहबाज दोनों ने चौंक कर मुझे देखा। डायरेक्टर जनरल शबीर हसन साहब मेरे मुंह को तकते हुए सोचने लगे, ये कैसे मुमकिन है? अगर इसके पास सूंघने की सलाहियत नहीं है तो फिर ये जबड़े के पास छुपी हुई माइक्रो फिल्म तक कैसे पहुंच गया? मैंने शबीर हसन साहब से मुस्कुरा कर कहा, जनाब, इस वक्त अभी आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है। अगर मेरे पास सूंघने की सलाहियत नहीं है तो मैं जबड़े के पास। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। जाते जाते आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करेंगे कि नावल्स दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें